आसमान की ऊंचाइयों में तैरते उस विशाल द्वीप स्काई सिटी की हवा में एक अलग ही भारीपन था। ये वो दबाव था जो केवल शुद्ध ईश्वरीय ऊर्जा से पैदा हो सकता था। कबीर, ईशा, कृति, शुभम, प्रिया और विशु ये सभी उस विशाल ऑब्सिडियन पत्थर से बने महल के मुख्य द्वार पर खड़े थे। महल की भव्यता ऐसी थी कि सूरज की रोशनी भी इसकी दीवारों से टकराकर नीली पड़ जाती थी। ईशा की आंखें फटी की फटी रह रही थीं। विशु तो जैसे अपनी सुध बुध ही खो बैठा था। उसके लिए ये किसी लोक कथा के स्वर्ग जैसा था। जैसे ही उन्होंने गेट की ओर कदम बढ़ाए, हवा में एक ग्लिच हुआ। अचानक दो काली परछाइयां जमीन से बाहर निकलीं और उनके सामने आकर जम गईं। ये शैडो गार्ड्स थे, ड्यू के सबसे वफादार और खतरनाक लड़ाके। कबीर ने रुकने का इशारा किया। हालांकि ये गार्ड्स कबीर को बहुत अच्छी तरह जानते थे, लेकिन लॉर्ड डेविल का नियम पत्थर की लकीर था। इस महल के अंदर बिना अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, चाहे वो वोटिंग राइट्स वाला सदस्य ही क्यों ना हो। एक गार्ड वहीं खड़ा रहा, जबकि दूसरा साई की तरह महल की दीवारों में समा गया। वो सीधा महल के अंदर कमरे की ओर बढ़ा। महल के अंदर का माहौल बहुत ही शांत और गंभीर था। ध्रुवांश एक बड़ी गोलाकार मेज के पास खड़ा था, जिस पर मूनलाइट के नए नक्शे और रक्षा प्रणालियों के ब्लूप्रिंट्स रखे थे। उसके साथ हडसन, रिकार्डो और जैक खड़े थे। ध्रुवांश उन्हें आने वाले समय की चुनौतियों के लिए कड़े निर्देश दे रहा था। हडसन, मुझे दीवारों की मोटाई नहीं, उनकी मैजिक एब्जॉर्प्शन क्षमता चाहिए। रिकार्डो, तुम सप्लाई लाइन की जिम्मेदारी लो। ध्रुवांश की आवाज में एक राजा की दृढ़ता थी। तभी कमरे के कोने में मौजूद एक परछाई हिली और वही शैडो गार्ड वहां प्रकट हुआ। उसने बहुत ही आदर के साथ घुटने टेकते हुए अपना सिर झुकाया। माय लॉर्ड, मास्टर कबीर आए हुए हैं। उनके साथ कुछ बाहरी लोग भी हैं। क्या उन्हें अंदर आने की इजाजत है? ध्रुवांश के चेहरे पर एक पल के लिए जो गंभीरता थी वो नर्म पड़ गई। उसने मनी मन सोचा, जरूर कबीर इशू और उसके दोस्तों को लेकर ही आया होगा। उसने हडसन की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैंने जो कहा है उसे बिल्कुल वैसा ही पूरा करना है। अब तुम सब जा सकते हो। तीनों कारीगरों ने सम्मान में अपना सिर झुकाया और कमरे से बाहर निकल गए। ध्रुवांश ने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर वो नकाब ओढ़ लिया जिसे दुनिया ध्रुवांश के नाम से जानती थी, सरल, शांत और मुस्कुराता हुआ। कुछ ही पलों बाद हॉल के विशाल द्वार खुले। कबीर के साथ जब इशू और बाकी सब अंदर आए तो वहां की चकाचौंध देख उनकी सांसें थम गईं। छत पर लटके माजुकल क्रिस्टल हजारों रंगों में झिलमिला रहे थे। हवा में मूनलाइट के विशेष फूलों की भीनी भीनी खुशबू थी। सामने से ध्रुवांश को अपनी तरफ आते देख ईशा का चेहरा खिल उठा, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी भौएं सिकोड़ ली। वेलकम गाइज, तुम सभी का स्वागत है मेरे हमारे इस मूनलाइट के सबसे ऊंचे ठिकाने पर। ध्रुवांश ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। वो सीधा ईशा के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बड़े प्यार से पूछा, इशू कैसी है? कैसा लगा तुझे मूनलाइट और ये स्काई सिटी? ईशा ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया और गुस्से का नाटक करते हुए कबीर से बोली, कबीर, इनसे कह दीजिए कि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। ये तो बिल्कुल भूल ही जाते हैं कि इनकी कोई छोटी बहन भी है। इतना कुछ हो गया, ये यहां महलों में रह रहे हैं और मुझे कुछ बताते तक नहीं। कितने राज छुपाते हैं आप मुझसे भाई? ध्रुवांश ने तुरंत अपने दोनों कान पकड़ लिए। एक ऐसा योद्धा जो फैमिलिया की सेना के लिए काल बन गया था, अपनी बहन के सामने बिल्कुल छोटा बच्चा बन गया। चलो ठीक है, ये देखो मैंने कान पकड़ लिए और हाथ जोड़कर सॉरी भी बोल रहा हूं। सॉरी इशू, अब तो मान जा। अगर कहे तो यहीं उठक बैठक कर लूं? ध्रुवांश ने मासूमियत से कहा। वहां खड़े कृति, शुभम और प्रिया अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। विशु तो ये सोच रहा था कि क्या ये वही खतरनाक ध्रुवांश सर हैं जिनका इतना खौफ है। ईशा ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाई। वो तुरंत ध्रुवांश के गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने आपको बहुत मिस किया भाई। मुझे हमेशा आपके लिए डर लगा रहता है। आप इस डेविल के साथ क्यों काम करते हैं? मुझे उस डेविल से बहुत डर लगता है। टीवी पर देखा था उसने कैसे सबको मारा। भाई आप वहां से दूर क्यों नहीं हो जाते? ध्रुवांश ने उसके बालों को सहलाया। उसके दिल में एक टीस उठी। काश वो उसे बता पाता कि वो जिसे डेविल कह रही है वो उसका अपना भाई है। पगली, डेविल कोई भूत थोड़े ही है। वो बहुत अच्छा है, सच में। वो बस अपने लोगों की रक्षा करता है, तो बेकार की टेंशन मत ले। ध्रुवांश ने उसे दिलासा दिया। ईशा ने ध्रुवांश की सीने से हटाए बिना ही धीमी आवाज में कहा, मुझे जब पता लगा कि सिल्वी भाभी का कुछ पता नहीं चल रहा और वो ई गेट से वापस नहीं आ पाई तो मैं बहुत रोई भाई। मैंने आपको और भाभी को कितने कॉल्स किए। मैं आपके लिए बहुत डर गई थी। पता नहीं आपने उस दर्द को कैसे सहा होगा।
मुझे तो आज भी भाभी का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है। ध्रुवांश का शरीर एक पल के लिए पत्थर सा हो गया। उसकी आंखों के सामने सिल्वी का वो आखिरी पल एक खूनी फिल्म की तरह घूमने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कसी लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। हालांकि उसकी आंखों की वो नीली गहराई बता रही थी कि अंदर एक समंदर उबल रहा है। ठीक है मेरी माँ, अब पुरानी बातें छोड़, ध्रुवांश ने बात बदलते हुए कहा। कबीर ने भी माहौल को भाप लिया था। उसने तुरंत बीच में हस्तक्षेप किया। ईशा, तुम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गई? अपने भाई से इतने समय बाद मिली हो, उनकी नई लाइफ और यहाँ के बारे में बात करो। जैसे जैसे सूरज ढला, मूनलाइट का असली जादू शुरू हुआ। स्काई सिटी से दूर न्यू सिटी के विशाल मैदान को आज एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। हजारों जादुई लाइटिंग क्रिस्टल हवा में तैर रहे थे। बीचों बीच एक विशाल मंच बना था जहां एक मशहूर होस्ट अपनी बातों से सबको हंसा रहा था। वहां डीएच लैंड, फेमिलिया और ई गेट के कई रसूखदार लोग आए हुए थे। नीचे वीआईपी टेबलें बिछी थीं। एक टेबल पर कबीर, ईशा, कृति, शुभम, प्रिया और विशु बैठे थे। विशु तो वहां के बीस्ट मीट के कबाब और जादुई जूस का आनंद लेने में लगा था। तभी कृति की नजर पास वाली एक और विशेष टेबल पर पड़ी। वहां ध्रुवांश बैठा था और उसके ठीक बगल में एक ऐसी लड़की थी जिसे देखकर ही हवा जम जाए। उसने गहरे लाल रंग का एक शाही गाउन पहना था। उसकी आंखें किसी कीमती रत्न की तरह चमक रही थीं और उसका ऑरा किसी रानी जैसा था। ईशा, कबीर, क्या ये वही ब्लड क्वीन है जिनके चर्चे आजकल पूरी दुनिया के हंटर्स के बीच हो रहे हैं? कृति ने धीरे से पूछा। कबीर ने गंभीर होकर हाँ में सिर हिलाया। ईशा ने अपनी नजरों से ध्रुवांश और आयत को साथ बैठे देखा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। लेकिन कबीर, मैंने सुना था ये आयत बहुत शक्तिशाली और डेंजरस है, तो ये मेरे सीधे साधे भाई के साथ इतनी करीब होकर क्यों बैठी है? कबीर के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। उसने झूठ और सच के बीच का रास्ता निकाला। अरे ईशु, इसमें क्या गलत है? अच्छा ही है ना। ध्रुवांश भाई अपनी लाइफ में बहुत अकेले हो गए थे। आयत उनकी अच्छी दोस्त है, शायद वो सिल्वी को भूलकर आगे बढ़ पाएंगे। ईशा ने उन्हें गौर से देखा। उसे उन दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि कुछ बहुत गहरा और अटूट रिश्ता महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दो जिस्म हों पर उनकी आत्माएं एक दूसरे की लय पर धड़क रही हों। तभी मंच पर संगीत की आवाज ऊंची हुई। जादुई रोशनी आसमान की ओर एक केंद्र बिंदु बनाने लगी। देवियों और सज्जनों, मूनलाइट के लक्षक, हमारे अधिपति लॉर्ड डेविल को मंच पर आमंत्रित करने का समय आ गया है। धड़ाम धड़ाम, मैदान में मौजूद मूनलाइट के सैनिकों ने अपने भाले जमीन पर पटके। एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। तभी मंच के बीचों बीच एक काली धुंध उतरी। उस धुंध से एक आकृति बाहर निकली। काला लंबा कोट, चेहरे पर वो चमकदार सुनहरा डेविल मास्क और आंखों में वो खूनी लाल और ठंडी चमक। ये ध्रुवांश का एक क्लोन था जिसे उसने पहले ही डेविल बनाकर तैयार कर लिया था ताकि वो खुद अपनी टेबल पर आराम से बैठ सके और किसी को शक न हो। डेविल मंच पर रखे एक नीले क्रिस्टल के पास खड़ा हुआ, जिससे उसकी आवाज इतना बढ़ रही थी कि वो हर इंसान के कानों में नहीं बल्कि सीधे उनकी रूह में गूंज रही थी। कैसे हो सभी? डेविल की आवाज किसी भारी गड़गड़ाहट जैसी थी। मूनलाइट अब सिर्फ एक रहस्यमयी जगह नहीं है। हम अब डीएच लैंड और अन्य रॉयल परिवारों के साथ मिलकर इस दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं। व्यापार, सुरक्षा और विकास अब हमारा लक्ष्य है। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान हिला दिया। लेकिन आज डेविल की आवाज और भी गंभीर हो गई। आज एक विशेष घोषणा का दिन है। कुछ कारणों से हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट लकी को पद से हटा दिया गया था, लेकिन अब मूनलाइट को एक नई दिशा देने के लिए हमारे पास एक नया वाइस प्रेसिडेंट है। डेविल ने अपना हाथ मंच के अंधेरे हिस्से की ओर बढ़ाया। कृपया स्वागत करें मूनलाइट के नए वाइस प्रेसिडेंट और डीएच लैंड के गौरव का। अचानक एक तेज रोशनी उस छाया पर पड़ी। वहां से एक शख्स बहुत ही शांत और शाही अंदाज में चलकर सामने आया। उसके चलने के ढंग में ऐसा ऑरा था कि वहां बैठे बड़े बड़े हंटर्स के पसीने छूट गए। स्वागत है एम्परर शिवाय का। पूरे मैदान में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया और फिर ऐसा शोर मचा कि जैसे कोई सुनामी आ गई हो। क्या एम्परर शिवाय? डीएच लैंड का सबसे रहस्यमयी एम्परर मूनलाइट में शामिल हो गया? ये तो नामुमकिन है। वहां बैठे लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ शिवाय की इस नई पारी से खुश थे तो कुछ को डर था कि अब मूनलाइट और डीएच लैंड का गठबंधन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। शिवाय ने मंच पर आकर डेविल के बगल में खड़े होकर बस एक छोटा सा सिर हिलाया। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है। मन से उतरने के बाद डेविल सीधा नीचे आया।
सबकी सांसें रुक गईं जब उन्होंने देखा कि डेविल किसी आधिकारिक मेज के जाने के बजाय सीधा ध्रुवांश और आयात वाली टेबल की ओर बढ़ा। डेविल वहां पहुंचा और बहुत ही सहज अंदाज में ध्रुवांश के ठीक सामने वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया। ध्रुवांश, जो अभी तक आम ध्रुवांश बना बैठा था, उसने डेविल की ओर देखकर एक हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वे बरसों पुराने साथी हों। ईशा की टेबल पर सन्नाटा था। विशु के हाथ से कबाब का टुकड़ा गिर गया। भाई, वो डेविल ध्रुवांश भाई के साथ बैठा है। ईशा की आवाज कांप रही थी। और भाई को बिल्कुल डर नहीं लग रहा? कबीर ने पसीना पोंछते हुए कहा था। ईशा, मैंने कहा था ना, डेविल ध्रुवांश भाई के बहुत करीब हैं। मूनलाइट के 50% के पार्टनर हैं वो, भूल गई क्या? लेकिन आसपास की टेबल पर बैठे अन्य देशों के लीडर्स कुछ और ही सोच रहे थे। देखो उसे, डेविल सिर्फ ध्रुवांश के साथ नहीं बल्कि ब्लड क्वीन की वजह से वहां बैठा है। हाँ, सुना है ब्लड क्वीन और डेविल का बहुत गहरा रिश्ता है और ध्रुवांश सिर्फ उनका एक मोहरा है। ध्रुवांश को ये सारी बातें सुनाई दे रही थीं। उसने आयत की ओर देखा। आयत ने उसकी आंखों में देखा। उन दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हुआ। अचानक ध्रुवांश ने अपनी वाइन का गिलास उठाया और डेविल की ओर बढ़ा दिया। एक नई शुरुआत के लिए, ध्रुवांश ने धीरे से कहा। डेविल ने अपना गिलास टकराया। टिंग। वो आवाज भले ही छोटी थी, लेकिन वो इस दुनिया के पुराने इतिहास के अंत और एक नए खूनी और जादुई अध्याय के आगाज की गूंज थी। क्या होगा जब ईशा को पता चलेगा कि उसका भाई और वो नकाब परोश डेविल एक ही हैं? क्या शिवाय का मूनलाइट में आना हंटर ऑर्गेनाइजेशन को युद्ध के लिए उकसाएगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। मूनलाइट रेल्म, न्यू सिटी। रात का अंधेरा मूनलाइट के उस विशाल मैदान पर छा चुका था, लेकिन वहां की जादुई मशालों और क्रिस्टल्स की रोशनी ने उस जगह को दिन से भी ज्यादा चमका दिया था। स्टेज पर खड़ा होस्ट एक बार फिर उस जादुई नीले क्रिस्टल के पास आया। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। देवियों और सज्जनों, आज की इस ऐतिहासिक शाम की सबसे खास वजह जिसके लिए आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो अब आपके सामने आने वाली है और ये अनाउंसमेंट खुद राय फैमिली के हेड करेंगे। सो प्लीज वेलकम द हेड ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली, विश्वास राय। पूरे मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सामने वीआईपी टेबल पर जहां पांचों रॉयल परिवारों के हेड बैठे थे, वहां से विश्वास राय बहुत ही शाही और रौबदार अंदाज में खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक प्राउड स्माइल थी। वो सीधे चलते हुए स्टेज पर गए। नीचे बैठी ईशा की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसके बगल में बैठी कृति ने हंसते हुए अपनी कोहनी ईशा की पसलियों में मारी और उसे चढ़ाते हुए बोली, तैयार हो जा महारानी। प्रिया भी मुस्कुरा रही थी। तभी विश्वास राय की भारी और हुकूमत वाली आवाज पूरे मैदान में गूंजी। देवियों और सज्जनों, आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? कुछ लोगों का मानना होगा कि हम यहाँ सिर्फ उस खूनी जंग फैमिलिया और ई गेट के बाद एक शांति समझौता करने और एक होने की खुशी मनाने आए हैं, जो कि कुछ हद तक ठीक है। विश्वास राय ने पूरे क्राउड पर अपनी नजरें घुमाई। हम यहाँ एक होने की खुशी तो मना ही रहे हैं, लेकिन साथ ही कुछ और भी बहुत जरूरी काम थे, जिनमें से एक एम्परर शिवाय को आप सभी से मिलवाना और उनकी पोजीशन मूनलाइट वाइस प्रेसिडेंट को अनाउंस करना था। लोग अभी भी शिवाय के नाम पर कानाफूसी कर ही रहे थे कि विश्वास राय ने आगे कहा, और साथ ही यहाँ एक और भी वजह है जो सीधे हमारी राय फैमिली के फ्यूचर से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने पहले मीडिया में कहा था कि राय फैमिली जल्द ही ये अनाउंस करेगी कि डीएच लैंड की नई प्रेसिडेंट कौन है और मेरे बेटे कबीर की वाइफ कौन बनने वाली है। विश्वास राय ने एक गहरी सांस ली। मैदान में पिन चॉप सन्नाटा छा गया। तो उसका वक्त आ गया है। विश्वास राय ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ ईशा की टेबल की तरफ बढ़ाया। राय फैमिली की होने वाली बहू और डीएच लैंड की नई प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि हमारे डीएच लैंड के सबसे होनहार हंटर ध्रुवांश की सगी छोटी बहन ईशा कपूर है। बूम! ये नाम सुनते ही पूरे मैदान में तालियों और सीटियों का ऐसा बवंडर उठा कि आसमान गूंज उठा। ध्रुवांश लॉर्ड डेविल के बाद पूरे डीएच लैंड फैमिलिया और ई गेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर और इज्जतदार हंटर बन चुका था। इसलिए जब लोगों ने ये जाना कि ध्रुवांश की बहन ही डीएच लैंड की प्रेसिडेंट बनेगी, तो वे बहुत खुश हुए। वहीं नीचे ईशा ने एक बहुत ही खूबसूरत और हैवी लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। कबीर ने भी एक बहुत ही महंगा और क्लासी ब्लैक सूट पहना हुआ था। ईशा ने अपनी नजरें शर्म से झुका ली थीं, लेकिन एक ट्विस्ट था। ना तो ईशा, ना कृति और ना ही प्रिया को अभी तक ये बात समझ आई थी कि विश्वास राय ईशा को ही प्रेसिडेंट चुना है। उन तीनों नादान लड़कियों को लग रहा था कि विश्वास राय अभी दो अलग अलग अनाउंसमेंट करेंगे, एक कबीर की वाइफ की और दूसरी किसी प्रेसिडेंट की। विश्वास राय ने स्टेज से पुकारा, कबीर और ईशा बेटा, दोनों स्टेज पर आओ। ये सुनते ही कबीर अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह अपना हाथ ईशा की तरफ बढ़ा दिया।
ईशा कांप रही थी। उसने उठने से पहले सामने वाली टेबल पर बैठे अपने भाई ध्रुवांश की ओर देखा। ध्रुवांश ने बहुत ही प्यार और गर्व से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। अपने भाई का सपोर्ट मिलते ही ईशा ने अपना एक नाजुक हाथ कबीर के हाथ में थमाया और अपने दूसरे हाथ से अपना भारी लहंगा संभालते हुए कबीर के साथ स्टेज की ओर बढ़ने लगी। वो जैसे ही स्टेज पर गए उन्होंने एक साथ खड़े होकर वहां की उस विशाल भीड़ को देखा। वहां डीएच लैंड, फेमिलिया और ई गेट के सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल लोग बैठे थे। मूनलाइट के खूंखार सैनिक और कमांडर्स खड़े थे। तभी विश्वास राय ने कबीर और ईशा को देखते हुए एक और बम फोड़ा। दोस्तों, बात सिर्फ अनाउंसमेंट तक सीमित नहीं है। आज ही इसी मंच पर इन दोनों की शादी की मैरिज या रिंग सेरेमनी भी होने वाली है। क्या? ये सुनते ही नीचे बैठी ईशा के दोस्तों के चेहरों के रंग उड़ गए। वे हैरान रह गए। और खुद ईशा ने झटके से हैरानी से कबीर को घूर कर देखा। कबीर बहुत ही कमीनी और प्यारी सी स्माइल के साथ मुस्कुरा रहा था, जिसका मतलब था कि उसे ये सब पहले से पता था। कबीर ने ईशा की आंखों में देखते हुए धीरे से फुसफुसा कर कहा, कैसा लगा सरप्राइज? ईशा के गाल शर्म और खुशी से इतने लाल हो गए कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बस कबीर को देखे जा रही थी। तभी विश्वास राय ने कहा, शादी की रस्म आगे बढ़ाने से पहले मैं ध्रुवांश को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। ध्रुवांश अपनी टेबल से खड़ा हुआ और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ सीधा स्टेज पर गया। वो उस क्रिस्टल के पास खड़ा हुआ। उसकी आवाज में गजब का ऑरा था। हेलो गाइस, ध्रुवांश ने क्राउड को देखते हुए कहा, सबसे पहले मैं एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। ये शादी कोई पॉलिटिकल डील या पावर का खेल नहीं है। कबीर और ईशा दोनों एक दूसरे को दिल से पसंद करते हैं और कबीर ने खुद को मेरी बहन के लिए हर तरह से लायक साबित किया है। इसीलिए ये दोनों आज शादी करने जा रहे हैं। ध्रुवांश ने एक हल्की सी स्माइल के साथ उन जलने वाले हंटर्स की ओर देखते हुए कहा, बहुत से लोग यहाँ बैठकर सोच रहे होंगे कि ध्रुवांश ने अपनी बहन का इस्तेमाल किया है ताकि वो रॉयल परिवार में घुस सके। तो गाइज, मैं एक हंटर हूँ, मेरे कान बहुत तेज हैं, मैं आपकी कानाफूसी सुन सकता हूँ। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ध्रुवांश कभी किसी काम में तीसरे इंसान की मदद या एहसान नहीं लेता। मैं खुद काबिल बनने में यकीन रखता हूँ। ध्रुवांश थोड़ा रुका और उसने मीडिया की तरफ देखा। यहाँ आए किसी भी रिपोर्टर का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। वहां बहुत से रिपोर्टर्स पेन और पेपर लिए बैठे थे, क्योंकि कैमरा और माइक अलाउड नहीं थे। उनमें जोजो भी केबी ग्रुप की ओर से आया हुआ था। जोजो ने सबसे पहले हाथ उठाया और बहुत ही इज्जत से पूछा, ध्रुवांश भाई, क्या आप राय फैमिली पर पूरी तरह ट्रस्ट करते हैं कि वहां आपकी बहन सच में खुश रहेगी? क्योंकि अक्सर रॉयल फैमिली के लोगों को एक आम फैमिली की लड़की से बहुत प्रॉब्लम होती है, उनका ईगो बीच में आता है। इस पर ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए बहुत ही सैवेज जवाब दिया, जोजो भाई, मुझे तो तुम्हारा सवाल ही समझ नहीं आया। तुम मुझे एक आम इंसान बोल रहे हो या राय फैमिली को घटिया बोल रहे हो? ये सुनकर वहां बैठे लोग हंस पड़े। ध्रुवांश सीरियस हुआ, जो भी हो, पर कोई भी भाई अपनी बहन को कभी ऐसी जगह जाने ही नहीं देगा जहां वो खुश ना हो। और साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं विश्वास अंकल को पहले से जानता हूं और मैंने कबीर के साथ बहुत वक्त बिताया है मौत के मुंह में। ये दो लोग ही काफी हैं मेरी ईशा को प्रोटेक्ट करने और खुश रखने के लिए। ध्रुवांश तो ये भी बोलना चाहता था कि अगर मेरी बहन की आंखों से एक आंसू भी गिराना तो मैं इस पूरी राय फैमिली और डीएच लैंड को हिलाकर रख दूंगा। लेकिन अब वो उसकी बहन की भी फैमिली होने वाली थी, इसलिए वो उनकी सर्रेआम इंसल्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन ध्रुवांश का जो क्लोन था, जो इस वक्त लॉर्ड डेविल के रूप में मास्क पहनकर वीआईपी टेबल पर बैठा था, वो अचानक अपनी कुर्सी से उठा। डेविल को उठकर स्टेज की ओर बढ़ते देख डेविल की टेबल पर बैठी आयत भी तुरंत उसके पीछे पीछे चल दी। आयत तो वैसे भी बस अपने ध्रुवांश के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन लोगों के मन में बहुत से सवाल उठते, इसलिए वो चुपचाप डेविल के साथ बैठी थी। अब जब डेविल स्टेज पर जा रहा था तो आयत को भी अपने प्यार के पास जाने का मौका मिल गया था। डेविल को स्टेज पर आता देख पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि डेविल स्टेज पर क्यों जा रहा है। ईशा को उस डेविल से एक अजीब सा अपनापन महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उसके मन में डेविल की इमेज एक भयानक कातिल की थी। डेविल स्टेज पर आया। उसने विश्वास राय को देखा और अपनी भारी रोबोटिक आवाज में कहा, फाइनल अनाउंसमेंट करिए। विश्वास राय ने हां में सिर हिलाया। ध्रुवांश थोड़ा साइड हुआ और वो ईशा और कबीर के पास गया। ध्रुवांश ने ईशा और कबीर को वहां लगे एक बहुत ही खूबसूरत सोफे पर बिठाया और खुद ईशा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। ये देखते ही कबीर तुरंत घबरा कर खड़ा हो गया। अरे भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? आप जमीन पर मत बैठिए प्लीज। ध्रुवांश ने मुस्कुराते हुए कबीर का हाथ पकड़ा। रिलैक्स कबीर, बैठ जाओ, मैं अपनी बहन के सामने बैठा हूं, सो चिल।
कबीर बैठ नहीं रहा था, लेकिन ध्रुवांश के बहुत ज्यादा फोर्स करने पर वो हार मानकर बैठ गया। मूनलाइट के जो लोग, कमांडर्स, एल्डर्स, ये जानते थे कि ध्रुवांश ही असली डेविल है, वो ये नजारा देखकर अंदर तक हिल गए थे। उनका गॉड, जो किसी के आगे नहीं झुकता, वो आज एक लड़की के सामने घुटनों पर बैठा था। वो समझ चुके थे कि ईशा डेविल की जान है, उसे कभी नाराज करने की गलती नहीं करनी है। वहीं विश्वास राय ने माइक पर कहा, तो ईशा राय फैमिली की बहू बनने के साथ साथ आज से डीएच लैंड की नई प्रेसिडेंट भी है। उसे कई सीनियर एडवाइजर्स दिए जाएंगे जो उसे राजनीति और सिस्टम सीखने में हेल्प करेंगे, और साथ ही कबीर और मेरा बड़ा बेटा उमंग भी ईशा को सपोर्ट करेंगे। ये सुनते ही नीचे बैठी कृति, प्रिया और विशु के तो होश ही उड़ गए। ईशा प्रेसिडेंट बन गई? कृति चीखी। अब जाकर उन्हें समझ आया कि वो दोनों पोस्ट्स एक ही इंसान के लिए थीं। तभी डेविल क्रिस्टल माइक के पास आया। उसकी खौफनाक आवाज गूंजी, तो सभी देश के वासियों, सबसे पहले मैं राय फैमिली, ध्रुवांश, कबीर और ईशा को इस शादी के लिए बधाई देना चाहूंगा। डेविल ने मीडिया की तरफ देखा। और साथ ही मैं उस सज्जन रिपोर्टर जोजो के सवाल का एक जवाब देना चाहूंगा। डेविल के शरीर से एक बहुत ही खौफनाक ऑरा निकला। राय फैमिली ही नहीं, अगर दुनिया की किसी भी फैमिली या किसी भी इंसान ने ईशा को दुख या चोट पहुंचाने की सोची भी, तो मैं वादा करता हूं उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो कब, कहां और कैसे मारा गया। ईशा मेरी बहन जैसी है, तो उससे दुश्मनी बहुत महंगी के साथ साथ बहुत दर्दनाक और जानलेवा साबित होगी। थैंक यू। ये बोलकर डेविल वहां से हट गया। पूरे मैदान में खौफ के साथ साथ तालियां बजने लगी। ध्रुवांश, जो अब भी ईशा के पास घुटनों पर बैठा था, उसने ईशा के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और बहुत ही प्यार से पूछा, ईशु, तू खुश तो है ना? ईशा हां में सिर हिलाते हुए अब भी डेविल को ही देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेविल, जो दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है, वो उसके लिए सर्रेआम ऐसी मौत की धमकी क्यों दे रहा है। लेकिन ईशा को एक बात समझ आ गई थी कि डेविल मेरे ध्रुवांश भाई को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता है, इसीलिए वो मेरी इतनी केयर कर रहा है। ईशा ने डेविल से नजरें हटाई और ध्रुवांश को देखकर बहुत ही इमोशनल होकर कहा, जी भाई, मैं बहुत खुश हूं, बस थोड़ी हैरान हूं। मैं चाहती थी कि पहले आपकी शादी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ध्रुवांश ने इससे पहले कि सिल्वी का कोई जिक्र आए, बात बदलते हुए कहा, अच्छा बता ईशु, तुझे गिफ्ट में क्या चाहिए? जो मांगेगी आज तेरा भाई तुझे ला कर देगा। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो बस आपकी खुशी चाहिए भाई, और कुछ नहीं। ध्रुवांश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। लेकिन मेरी खुशी तो तुझ में है ईशु। ठीक है, मैं तुझे कुछ ऐसा गिफ्ट देता हूं जिसमें हम दोनों की खुशी है। ध्रुवांश के ये बोलते ही स्टेज के आगे बिछे हुए रेड कारपेट पर मूनलाइट के कुछ रॉयल गार्ड्स चलते हुए आए। वो सीधा स्टेज के आगे खड़े हुए और उन्होंने भीड़ की ओर पलटकर एक बहुत ही इज्जत से एक रास्ता बना दिया। वहां रेड कारपेट पर एक औरत बहुत ही खूबसूरत और रॉयल साड़ी पहने हुए स्टेज की ओर बढ़ी चली आ रही थी। उनके पीछे पीछे शैडो गार्ड्स भी चल रहे थे। वो शैडो गार्ड्स स्टेज के पास जाकर रुक गए और वो औरत स्टेज की सीढ़ियां चढ़ने लगी। पूरे मैदान में बैठे लोग हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो औरत कौन है। लेकिन जैसे ही उस औरत का चेहरा क्रिस्टल की रोशनी में आया, ईशा, जो सोफे पर बैठी थी, वो एक झटके से अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ध्रुवांश भी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। ईशा की आंखों से एक आंसुओं का झरना बह निकला। वो फूट फूट कर रोने लगी। कबीर परेशान होते हुए ईशा के पास आया। ईशा, तुम ठीक तो हो ना? वहां पूरे मैदान में सिर्फ ध्रुवांश, आयत और विश्वास राय ही जानते थे कि वो औरत ईशा और ध्रुवांश की मां सुभद्रा है। विश्वास राय आज दिन में ही सुभद्रा से मिल चुके थे। सुभद्रा स्टेज पर आईं। ईशा पागलों की तरह भागते हुए गई और अपनी मां की गले से बहुत ही जोर से लिपट गई। मॉम, मॉम! ईशा की चीखती हुई रुलाई पूरे स्टेज पर गूंज गई। क्या ये सच में आप हैं मॉम? सुभद्रा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी बेटी का सिर चूमते हुए कहा, हाँ बेटा, हाँ मेरी जान, मैं ही हूं, तुम्हारी मां। ईशा बस रोए जा रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सालों से कोमा में पड़ी उसकी मां आज उसके सामने अपने पैरों पर खड़ी है।
तभी ध्रुवांश ने माहौल को हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा, माँ, इसको रोको, अगर ये ज्यादा रोएगी ना तो इसका सारा महंगा मेकअप धुल जाएगा और फिर कहीं बेचारा कबीर इसकी असली शक्ल देखकर डर के मारे भाग न जाए। ये मजाक सुनते ही ईशा अपने आंसू पोंछते हुए जोर से हंस पड़ी। वो भागकर अपने भाई ध्रुवांश के गले लग गई। भाई, आप सच में वर्ल्ड के बेस्ट भाई हो, ईशा ने ध्रुवांश को कस के हग करते हुए कहा। आपके इस गिफ्ट से अच्छा दुनिया में और कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। तभी ईशा ने कबीर की ओर देखा। उसने कबीर का हाथ पकड़ा और अपनी मां से मिलवाते हुए बहुत ही प्राउडली कहा, मॉम, ये कबीर है और कबीर, ये मेरी मॉम है। कबीर ने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत नीचे झुककर सुभद्रा के पैर छू लिए। सुभद्रा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन कबीर ने बहुत ही इज्जत से उनके पैर छुए। कबीर खड़े होकर बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ कहा, आप ईशा की मां हैं, आपके आगे झुकने में मेरा क्या हर्ज है, ये तो मेरी खुशनसीबी है। सुभद्रा का दिल कबीर की इस इज्जत और तमीज को देखकर खुशी से भर गया। उन्होंने कबीर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, लड़का तो बिल्कुल हीरा चुना है मेरी बेटी ने। कबीर शर्माकर मुस्कुरा दिया। तभी विश्वास राय माइक पर आए। उन्होंने पूरी दुनिया को बताते हुए कहा, दोस्तों, ये मिसेस कपूर है, ईशा और ध्रुवांश की मां। तालियों से इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक डीमन के स्लीपिंग पॉइजन से मौत को मात देकर आज हमारे बीच जिंदा खड़ी हैं, और इसमें मूनलाइट और लॉर्ड डेविल की बहुत बड़ी मदद रही है। ये सुनते ही ईशा ने अपने आंसू पोंछे। वो मुड़ी और सीधा वहीं खड़े लॉर्ड डेविल के पास गई। ईशा ने डेविल को देखकर बहुत ही रिस्पेक्ट से कहा, लॉर्ड डेविल, सच कहूं तो पहले मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मुझे आपसे बहुत डर लगता था, लेकिन आज आपसे मिलने के बाद, आपको सुनने के बाद, और सबसे बड़ी बात, मेरी मॉम को ठीक करने की बात सुनकर मेरे मन में बनी वो आपकी झूठी इमेज हमेशा के लिए हट गई है। आप सच में किसी भगवान से कम नहीं हैं हमारे लिए। थैंक यू। डेविल ने कुछ नहीं कहा। उसने बस बिल्कुल ध्रुवांश की तरह अपना बड़ा सा हाथ उठाया और बहुत ही प्यार से ईशा के सिर पर फेर दिया। ईशा को एक पल के लिए उस डेविल के स्पर्श में बिल्कुल अपना ध्रुवांश भाई ही महसूस हुआ। उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन वो स्माइल करते हुए वापस अपनी जगह पर आ गई। वहां मूनलाइट की खास जादुई अंगूठियां लाई गईं, जो बहुत ही एक्सपेंसिव और खूबसूरत थीं। कबीर और ईशा ने एक दूसरे को वो अंगूठियां पहनाईं और तालियों की गूंज चारों तरफ फैल गई। उन्होंने मैरिज पेपर साइन किए और फिर वहीं स्टेज पर सुभद्रा और विश्वास राय आपस में बातें करने लगे। डेविल, आयत और ध्रुवांश बातें करने लगे। कबीर और ईशा भी एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। ईशा ने कबीर को देखकर बहुत ही मासूमियत से कहा, कबीर, मुझे ना ये प्रेसिडेंट वगैरह नहीं बनना। मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे वही रहना है। मुझे ये पॉलिटिक्स नहीं आती। कबीर ने मुस्कुराते हुए ईशा के गाल को छूते हुए कहा, डोंट वरी मेरी जान, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और वैसे भी ये प्रेसिडेंट वाली बात अभी ज्यादा लोगों तक नहीं फैलेगी। तुम आसानी से अपना कॉलेज जा सकती हो। बस तुम्हारे लास्ट एग्जाम्स ही तो बचे हैं। उसके बाद तुम डॉक्टर होने के साथ साथ प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी भी बहुत अच्छे से निभा सकती हो। अगर मुझ में या डैड में ये कॉन्फिडेंस ना होता कि तुम में वो बात है, तो मैं खुद तुम्हें प्रेसिडेंट नहीं बनने देता। लेकिन तुम में एक लीडर बनने की काबिलियत है ईशा। ईशा ने प्यार से हाँ में सिर हिला दिया। तभी सुभद्रा, ध्रुवांश की मां, हंसते हुए ध्रुवांश और आयत ब्लड क्वीन के पास आईं। उन्होंने माइक पर नहीं, लेकिन इतनी तेज आवाज में कहा कि आसपास के सब लोगों ने सुन लिया, बस अब इस शादी के बाद तुम दोनों की बारी है। मैं जल्द ही तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। ये बात सुनते ही वीआईपी टेबल पर बैठे लीडर्स और हंटर्स के कानों के पर्दे फट गए। वो सब कंफ्यूज्ड और हैरान दोनों थे। क्या ध्रुवांश और आयत की शादी? लेकिन ब्लड क्वीन तो लॉर्ड डेविल के साथ है ना। तो फिर ध्रुवांश ब्लड क्वीन से शादी कैसे कर सकता है? क्या डेविल ध्रुवांश को मार नहीं देगा अपनी रानी को छीनने पर? ध्रुवांश ये सुनकर हैरान और बहुत परेशान था। वहीं ईशा भी हैरान थी कि उसकी मां ऐसा कैसे बोल रही है। आयत तो डेविल के साथ है। ध्रुवांश चाहता तो डेविल क्लोन से खुद पर नाराज होने का नाटक करवा सकता था दुनिया के सामने, लेकिन वो इस खुशी के मौके पर कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। और साथ ही वो आयत के बारे में भी सोच रहा था। अगर ध्रुवांश आयत का नाम सीधे और ऑफिशियल तौर पर डेविल के साथ जोड़ता तो शायद आयत को बहुत बुरा लगता, क्योंकि आयत डेविल से नहीं ध्रुवांश से प्यार करती थी। लेकिन उसकी मां के द्वारा ध्रुवांश उसके असली रूप के साथ उसका नाम जोड़े जाने पर आयत अंदर से बहुत खुश थी।
उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी ब्लश आ गई थी, इसलिए ध्रुवांश चुप रहा। ऐसे ही लोग वहां बड़े बड़े और महंगे गिफ्ट्स कबीर और ईशा को देते जा रहे थे और ये खूबसूरत पार्टी एक बहुत ही हसीन याद बनकर खत्म हो गई। डीएच लैंड, ध्रुवांश का पुराना घर। इस भव्य शादी के कुछ दिनों बाद ध्रुवांश अपनी मां सुभद्रा के साथ अपने पुराने घर, जिसमें वो और ईशा बचपन से रहते थे, आया हुआ था। उसकी मां अपने पुराने कमरे में गईं। उन्होंने एक सीक्रेट जगह से एक बहुत ही पुराना धूल खाया हुआ एक बॉक्स निकाला। सुभद्रा उस बॉक्स को लेकर बाहर आईं और उन्होंने ध्रुवांश को सोफे पर बिठाया। सुभद्रा ने उस बॉक्स को खोला, उसमें से 2 चीजें निकालीं और ध्रुवांश के हाथ में दे दीं। उनमें से एक बहुत ही पुरानी लेदर से बाइंड की हुई छोटी सी किताब थी और दूसरा एक सिंबल था, सोने से बना हुआ एक बहुत ही भारी और रहस्यमयी लोगो जो किसी पुराने राजा की मेडल जैसा लग रहा था। उस पर एक दहाड़ते हुए शेर की आकृति बनी थी। सुभद्रा ने एक बहुत ही गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर पुरानी यादों का दर्द था। उन्होंने ध्रुवांश की आंखों में देखते हुए एक ऐसा सच बताया जिसने ध्रुवांश की दुनिया हिला दी। बेटा, असल में मैं वर्खाजान कॉन्टिनेंट साउथ से हूं। ध्रुवांश की आंखें सिकुड़ गईं। वर्खाजान, हंटर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। सुभद्रा ने आगे कहा, हंटर ऑर्गेनाइजेशन के जो सुप्रीम चीफ है ना, वो कोई और नहीं, मेरे सगे चाचा हैं। बूम! ध्रुवांश को 440 वोल्ट का झटका लगा। ग्रैंड मास्टर मेरे नाना के भाई हैं। सुभद्रा ने अपनी सिंह फैमिली का इतिहास बताना शुरू किया। हमारा सिंह परिवार सदियों से एक बहुत ही चर्चित और पावरफुल परिवार रहा है बेटा। जब दुनिया में हंटर पावर का नामो निशान भी नहीं था, तब भी हमारे परिवार के पास कुछ ऐसी प्राचीन तकनीकें थीं जो उन्हें सुपर ह्यूमंस बना देती थीं। इसलिए आज हमारा सिंह परिवार पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा परिवार है जिसमें एक नहीं बल्कि 2 ग्रैंड मास्टर्स हैं। एक मेरे पिता यानी तुम्हारे नाना और दूसरे मेरे चाचा जो हंटर ऑर्गेनाइजेशन संभालते हैं। सुभद्रा की आवाज में कड़वाहट आ गई। तुम्हारे वो नाना और चाचा दोनों ही बहुत गुस्सैल और पावर के भूखे इंसान हैं और शायद वो आज भी मुझसे बहुत नफरत करते होंगे। वो चाहते थे कि मैं इस पुरानी किताब में लिखी हुई हमारे खानदान की सबसे पावरफुल तकनीक सीखूं, लेकिन मुझे वो खूनी तकनीक नहीं सीखनी थी। सुभद्रा ने उस किताब की ओर इशारा किया। ये तकनीक इतनी मुश्किल और खतरनाक है कि ये सिर्फ मेरे पिता और मेरे चाचा को ही आती है और पूरी फैमिली में कोई भी इसे सीख नहीं पा रहा था। उन्हें डर था कि कहीं उनकी मौत के बाद ये तकनीक हमेशा के लिए लुप्त न हो जाए, इसलिए वो मुझे इसे सीखने पर मजबूर कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त मैं फैमिली की यंग जनरेशन में सबसे काबिल थी। सुभद्रा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। लेकिन मैं वहां से भाग गई। मुझे एक हंटर कंपटीशन में तुम्हारे पापा मिले और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। मैंने तुम्हारे पापा को अपनी फैमिली से मिलाना चाहा, उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो मेरे घमंडी पिता ना मिलने को तैयार थे ना समझने को। उन्हें लगता था कि तुम्हारे पापा सिर्फ एक नॉर्मल फाइटर हैं, वो उनके लेवल के नहीं हैं। सुभद्रा ने गहरी सांस ली। लेकिन वो नहीं जानते थे कि तुम्हारे पापा कितने ताकतवर थे और उनका कनेक्शन इस दुनिया में छुपी हुई उन अनजान ताकतों से था जिनसे वो ताकतें भी उनसे डरती थीं। सुभद्रा ने ध्रुवांश का हाथ कसकर पकड़ा। मेरी फैमिली की उस पावर की जिद की वजह से हमने हमेशा के लिए वर्खाजान छोड़ दिया और यहाँ डीएच लैंड में आकर बस गए। तुम्हारे पापा खुद एक रॉयल फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने खुद को वहां से भी अलग कर लिया था और हम एक सीक्रेट नॉर्मल लाइफ जीने लगे। तब से लेकर आज तक मेरा परिवार तुम्हारे नाना मुझे ढूंढ रहा है, लेकिन वो तुम्हारे पापा के तेज दिमाग के आगे हमेशा हार गए। वो हमें कभी ट्रेस नहीं कर पाए। सुभद्रा ने अपनी आंखें पोंछीं। बेटा, मैंने भी कभी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे पैदा होने के बाद भी तुम्हारे पापा ने कई बार बोला कि फैमिली से एक बार मिल आओ, लेकिन मैंने तुम्हारी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मना कर दिया, क्योंकि मुझे डर था कि वो लोग तुम्हें भी पावर का मोहरा बना लेंगे। सुभद्रा ने ध्रुवांश की आंखों में बहुत ही गर्व से देखा। पर अब मेरा बेटा खुद काफी पावरफुल है। अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम वर्खाजान जाओ और उनसे अपने नाना से मिलो, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाओ। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि तुम इस किताब में लिखी हुई वो पतारंग तकनीक सीखो। मुझे पूरा भरोसा है तुम इसे बहुत आसानी से सीख लोगे। ध्रुवांश अपनी मां की इस पूरी हिस्ट्री को सुनकर सब कुछ समझ गया। उसका खून खौल रहा था कि उन ग्रैंड मास्टर्स ने उसकी मां को इतना रुलाया था। ध्रुवांश ने बहुत ही सीरियस होकर हाँ में सिर हिला दिया।
ध्रुवांश ने उस सिंह फैमिली की पूरी जानकारी, उनकी कमजोरियां और उनके रुतबे के बारे में अपनी मां से सारी डिटेल्स लीं। और फिर ध्रुवांश मूनलाइट रेल्म में वापस चला गया। मूनलाइट के एक बहुत ही खतरनाक और एकांत पहाड़ पर बैठकर ध्रुवांश ने उस पुरानी किताब को खोला और वो उस रहस्यमयी तकनीक का अभ्यास करने लगा। क्या है इस सिंह परिवार की वो सबसे खतरनाक तकनीक जिसे एक ग्रैंड मास्टर भी आसानी से नहीं सीख पाता? और जब ध्रुवांश वर्खजान की धरती पर अपने नाना के सामने खड़ा होगा तो क्या वो हंटर ऑर्गेनाइजेशन का घमंड तोड़ पाएगा? कहानी अब एक बहुत ही भयानक ट्रेनिंग और महायुद्ध की ओर बढ़ चुकी है।